So hello everyone, so I am Satish Tripathi. Again we are meeting here with a very nice topic. So in the last class we have discussed a very important current affair based on the science and technology, and we have discussed SSLV that are having a currently in news. So in the same way today we are again taking on one topic, and that's a very important related to the environment. So the topic as you can see on the screen, रामसर साइट्स और रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड आज टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आई अगेन वेलकम एवरीवन टू द पाथ आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड फॉर द मोर वीडियोस यू कैन जस्ट गो फॉर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So now let's start the topic without wasting a time. So as you know, Ramsar is in news now, so we are going to discuss it and we update the data also. So till now, till date, we are going to discuss about the basic Ramsar sites. So let's start with that. So today's topic, as you can see, the Ramsar sites. So now let's begin with this. So the first thing, what is a Ramsar convention? So Ramsar convention basically 1971 में आया, और रामसर बेसिकली ये वेटलैंड से रिलेटेड है. व्हाट आर वेटलैंड्स? सो देखिए, वेटलैंड्स का एनवायरनमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है. रीजन बिहाइंड दिस इज द हायर डाइवर्सिटी फाउंड इन दिस पर्टिकुलर एरिया. तो जब कोई भी चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो तब इंपॉर्टेंट होता है जब लोगों की निगाहें उस पर पड़ती हैं. तो उसी में से एक रीजन यहां पर आ जाता है कि जब आपको किसी जगह पर कुछ नए स्पीसीज मिलते हो, नई वैरायटी मिलते हो, इफ देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू स्पीसीज, endangered species, endemic species, that site automatically becomes important. So that's why when we see that a lot of diversity found in the particular area, तो इसको कंजर्व करना हमारे सोसाइटी की सबसे पहले डिमांड बनती है. So we have started conserving it, and for that the Ramsar Convention started. तो ईरान का एक प्लेस को चूज किया गया था जहां पर यह कन्वेंशन हुआ 1971 में, और इस कन्वेंशन में काफी कंट्रीज ऐड हुए और सभी को लिए कुछ लॉज एंड रेगुलेशन बनाया गया जिसके थ्रू इसको कंजर्व किया जा सके, और यहां पर जो नए स्पीसीज है, जो नई वेराइटीज आ रही हैं, इनको कंजर्व किया जा सके. सो दैट्स व्हाई इट इज इंट्रोड्यूस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट अबाउट द रामसर कन्वेंशन? इट इज ऑल्सो नोन एज, you can call it as the wetlands of international importance. Convention on the wetland of international importance focuses on the protecting and using wetland wisely. तो wetland को बचाने के लिए जो आर्द्र भूमि हो गए, ऐसे क्षेत्र जहां पर आपको दलदला क्षेत्र मिले. अब ये ना तो सरफेस वाटर है ना तो ग्राउंड वाटर है, ये एक ऐसा है जो ऑटोमेटिकली किसी प्लेस पर बन जाता है. ये नियर बाई प्लेसेस पे होते हैं, चाहे वो सी के नियर बाई हो, लेक के हो. तो इस तरह की चीजें अभी हम देखेंगे किस किस साइट को वेटलैंड्स कहा जाता है. तो इसकी भारत में अगर बात करेंगे तो यहां पर एग्रीमेंट जो हुआ था, जो लॉन्च हुआ था 1971 में, और पूरे विश्व में ये फोर्स में आया, लागू हुआ 1975 में. इसीलिए रामसर कन्वेंशन 1975 से प्रसिद्ध है. इट इज टोटली डेडिकेटेड, लाइक अगर आता है रामसर कन्वेंशन, साइन 1971 में हुआ और लागू ये 1975 में हुआ. द फर्स्ट पॉइंट आई होप यू ऑल नो. इफ नॉट, please take a note of it. Each and everything I am going to tell you today, so please be with me till end. Let's go ahead further and discuss about the term Ramsar. तो रामसर ही क्यों चूज किया गया? So that will be again a question कि रामसर ही क्यों चूज किया गया. तो बेसिकली आप देखना, कोई भी कन्वेंशन होता है तो किसी प्लेस में होता है. कोई सेमिनार हुआ, कोई डिस्कशन हुआ, तो बेसिकली उस प्लेस से रिलेटेड नाम को दे दिया जाता है. So this is again a Ramsar comes from the city Ramsar in Iran. ईरान, ये नाम आप नहीं भूलेंगे. So that is a very important term, ईरान. तो ईरान का एक सिटी था जिसका नाम क्या था? रामसर, और इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? रामसर कन्वेंशन. साइंड इन 1971, come in force in 1975. Let's move further. I hope you all understood this point. Let's go ahead with the next convention. What are the three pillars of रामसर कन्वेंशन? क्या क्या थ्री पिलर्स हैं? तो इनके थ्री पिलर्स की अगर हम बात करेंगे, सो देयर विल बी अ वाइज यूज ऑफ वेटलैंड. विल कम टू दिस पॉइंट्स अगेन. देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दैट डिजाइन डेजिग्नेशन ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन. सो बेसिकली किसी भी चीज को करने के पीछे हमारा एक उद्देश्य होता है,
और वह उद्देश्य क्या है? दैट आर द 3 pillars ऑफ the Ramsar Convention. That is a very important. Let's start talking about the first pillar. So when we talk about the first pillar, one thing comes in our mind that कि कैसे हम किसी चीज को यूज करें, वाइज यूज, कैसे हम ऐसे यूज करें ताकि उसको हम हार्स ना पहुंचाएं, उसको कोई लॉस ना हो और हमारा हैबिटेट हो वो बना रहे। क्योंकि जब किसी चीज की, जैसे आपके घर में कोई एक नया सामान हम खरीद कर लेके आते हैं तो वी केयर फॉर देम फॉर अ वीक और फॉर अ मंथ। आफ्टर दैट जब आप उसको यूज करने लगते देन यू लीव इट, फिर आप नया की चॉइस करते। बट नेचर में ऐसा नहीं होता है। जब कोई चीज काफी लिमिटेड हो तो ऑटोमेटिकली उसकी रिक्वायरमेंट बहुत अधिक बढ़ जाती है। सो दैट्स वाई कि हम कैसे इसको यूज करें और कैसे इस बेनिफिट को लें। नेचर ऑलवेज गिव समथिंग। नेचर में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो इसका हमारे लिए यूज ना हो, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, एवरीथिंग हैव सर्टेन यूजेस। और ये नेचर हमको जब प्रोवाइड करती है तो ऑटोमेटिकली इसका इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है। सो लेट्स मूव फर्दर एंड यू कैन सी व्हाट आर द मेन थिंग हियर। सो प्रोटेक्टिंग वेटलैंड इज द फर्स्ट थिंग, देन कम्स क्रिएटिंग प्लान्स एंड लॉज। रेस्ट्रिक्शन बनाना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। केवल डिस्कस करके बैठ जाना कि वी विल कंजर्व इट, that will not going to work. So that's why the laws are very important कि how you make the laws and regulations, some rules and regulations should be implemented. So it can be only followed when all the countries, all the designated countries, all the countries who are the members are ready to do it. So that's why these type of convention come into the force. Then comes the educating people. अब आप सबसे पहले कि इसके इंपॉर्टेंस को समझना है। कोई भी चीज को हम पढ़ते क्यों हैं? वाई एनीथिंग कम्स इन न्यूज? मेन थिंग इज कि हमको उसको बचाना है, और बचाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? बेसिकली कोई गवर्निंग बॉडी या फिर कोई अथॉरिटी आकर हर चीज को नहीं देख सकता है। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू एजुकेट द पीपल। अगर समाज के लोग सुधरेंगे तो ऑटोमेटिकली समाज सुधरेगा। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और नेक्स्ट है मैनेजिंग वेटलैंड्स। वी नो दैट देयर आर डाइवर्सिटी, और इसको मैनेज कैसे किया जाएगा, किस कंट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, उस कंट्री का ये पर्टिकुलर एरिया को चॉइस किया जाता है कि ओके विल कंसीडर इट एज अ वेटलैंड। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही उसको वेटलैंड माना गया तो ऑटोमेटिकली सारे रूल एंड रेगुलेशन वहां पर लागू हो गए और उस लॉज को सबको फॉलो करना है, चाहे वो कोई भी हो। सो लेट्स मूव ऑन फर्दर टू द सेकेंड पॉइंट, दैट डेजिग्नेशन ऑफ वेटलैंड्स। डेजिग्नेशन ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब पूरे विश्व को, अब समाज को सुधारने के लिए आपको सबसे पहला एक इंडिविजुअल से चलते हैं। इंडिविजुअल से मिलकर सोसाइटी बनती है, सोसाइटी से मिलकर पॉपुलेशन बनती है, सोसाइटी बनती है, देन अ बायोस्फीयर एंड दीज ऑल थिंग वी नो दैट। तो इसी तरह से एक देश से, एक सिटी से लेकर एक देश बनता है, एक देश से लेकर हम एक कंट्री इसमें आते हैं, आपको इंटरनेशनल कंट्रीज में आते हैं, तो सभी का इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो क्या डेजिग्नेशन है? तो याद रखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो दैट्स द क्राइटेरिया फॉर डेजिग्नेशन, ग्लोबल नेटवर्क एंड कमिटमेंट। व्हाट आर वी आर कमिटिंग? सो दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो किस तरह के क्राइटेरिया? अब बताइए कि अगर आपको किसी चीज का रूल बनाना है तो यू मस्ट हैव सम सर्टेन क्राइटेरिया आफ्टर वाचिंग द नेचुरल एरिया, हैबिटेट एंड ऑल दिस क्राइटेरिया, क्योंकि हर एक देश का एक ही तरह का सिस्टम नहीं होता है। तो इसी कारण से एक क्राइटेरिया बनाना कि किस तरह से हम वेटलैंड को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। सो लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो अगर एक देश, देखिए कई वेटलैंड्स होंगे, एक कंट्री जैसे आप सुंदरवन की बात करें तो उसमें बांग्लादेश का भी पार्ट है कुछ, तो कई एरिया होते हैं जो बाउंड्रीज पे भी होते हैं, और सभी लोगों को सभी मिलकर काम करने से ही चीजें आसान होती हैं। सो दैट्स व्हाई द ग्लोबल पार्टिसिपेशन मस्ट बी देयर, एवरीवन पार्टिसिपेट, एवरीवन टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कंजर्व द वेटलैंड्स। तो जैसा मैंने कहा कि वेटलैंड को बचाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो वेटलैंड को बचाने की इसलिए जरूरत पड़ी ताकि हम चीजों को कंजर्व कर सके, और कंजर्व करने से हमको क्या बेनिफिट है, क्योंकि मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहां पाई जाती है, वेटलैंड्स में। तो हमने सुना है कि मोर डाइवर्स द सिस्टम स्ट्रॉन्गर द इकोसिस्टम। अगेन मोर डाइवर्स द सिस्टम स्ट्रॉन्गर विल बी द इकोसिस्टम। तो जितना ज्यादा हम डाइवर्सिटी देखते हैं वो इकोसिस्टम उतना ही स्ट्रांग होता है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व दीज एरियाज।
Now let's move on to the data and research exchange. The international cooperation will help in exchanging the data from one country to another. All the criterias, all the necessary things which required to conserve this area, that's why this come into existence. Then comes the collaborative projects, the projects between the two countries. Okay, so जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं वैसे ही कंट्रीज के आपस में कोलैबोरेशन करके हम चीज़ों को, जैसे किसी को कुछ चीज़ की नीड होती है तो हम एक दूसरे का मदद करके चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, सेव कर सकते हैं. तो इंटरनेशनल कॉपरेशन इज वन ऑफ द पिलर ऑफ Ramsar Convention. So again the three pillars, I hope you all remember. So remember the three pillars of the Ramsar Convention. You can take the note of it. Let's move further. We are not moving directly towards the topic. So these all are the basic introduction. आज का मेन क्लास तो बेसिकली है वो करंट डेटा से रिलेटेड है. सो बेसिकली आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट व्हाट वी आर एक्चुअली स्टडिंग एंड व्हाई वी आर taking this topic, and I am saying this topic is very important. So let's move further to the next part. Now here comes, जैसे wetlands की बात आती है, जैसे मैंने बताया कि when we talk about the wetlands and Ramsar Convention, so what are the different types of wetlands? So you can see, देखिए अब एक छोटा सा एरिया है, एक पिट है, एक गड्ढा है, और उस गड्ढे में एक पिट में पानी जमा हुआ तो ऑटोमेटिकली उस एरिया का क्षेत्र कैसा हो जाएगा, वेट. दैट इज ऑल्सो कंसिडर मार्स लैंड हो गए, इस तरह की चीजें हो गए. तो बेसिकली ये पोरली सरफेस या वाटर की बात नहीं हो रही है, ये ऐसे हैं जिनके अंदर डाइवर्सिटी कैसे आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे चीजें पाई जाती है जो लैंड में भी हैं, वाटर में भी हैं. तो यहाँ एक यूनिक वेराइटी आपको देखी जा सकती है. तो उसी फेज में आप देख सकते हो कि द फेज व्हाट आर द एरिया, और जिसके हम रामसर कन्वेंशन के अंदर वेटलैंड्स को लेते हैं. तो यू कैन जस्ट टेक डाउन दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे लेक्स, रिवर्स के एरिया, अंडरग्राउंड एक्विफायर्स, स्वैम्प्स एंड मार्सेस, दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये बेसिकली वेट वर्ड यूज इसीलिए हुआ था क्योंकि यहां पर पानी एक्युमुलेट होती है. सो दैट्स व्हाई दीज आर यूज. पिटलैंड्स, ओसिस, एस्चुरीज, डेल्टास and many more. So you can just take a note down these points. These points are basically the wetlands area which is considered under the Ramsar Convention. Okay, तो I hope it is clear that कि ये Ramsar Convention आया क्यों, इसमें से कौन कौन सा. तो बेसिकली आप वेटलैंड को देख सकते हो, मार्सलैंड देख सकते हो, मैंग्रोव्स देख सकते हो, तो मैनी एरिया कंसिडर एज द वेटलैंड. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट एंड लेट्स डिस्कस समथिंग एल्स. Here comes what are the significance of the wetlands और Ramsar Convention. तो इसमें आप सबसे पहले देखिए कि किस किस चीजों को हम बेनिफिट, कैसे हमको क्या क्या इससे मिलता है. तो एक तो इकोसिस्टम है जिसके बारे में हमने बताया कि आपको वेटलैंड से आपको क्या प्रोवाइड होता है, दैट इज वाटर प्यूरिफिकेशन, क्लाइमेटिक रेगुलेशन यानी कि क्लाइमेटिक जो चेंजेस होता है, साइकिल्स होते हैं, ऑल द वाटर साइकिल, गैसियस साइकिल, एवरीथिंग विल बी मेंटेन्ड, and then flood mitigation. So these all are the agriculture, industry, transportation. So these all are very important significance of wetlands. तो आप wetlands को केवल एक species से नहीं समझ सकते हो, ये diversity हर एक field में लाता है. So that's why it is a very important to conserve the wetlands. Okay, so I hope you understood these points. Now you can see in industry they provide water for industrial process, transportation, serve as a waterways for the movement of goods and the people. So these all are the significance of wetlands. Let's move on to the other parts. Biodiversity, as I have already told you, many wetlands are considered as hotspots. Hotspots के भी अलग rule हैं, that is taken by the IUCN. So that's a different topic. We'll again come with this topic if there is some update or current news related to that. Then high species density, I have already told you, and the cultural and recreational value. So many area, जैसे आपने sacred groups के बारे में सुना होगा. So कई wetlands को बचाने के लिए कुछ कुछ myth ऑटोमेटिकली मार्केट में लाई जाती है, सोसाइटी में लाई जाती है, जो myth है तो myth, बट ये काफी important हो जाता है. So that's the another point. Now let's quickly move on to some current news about it. Now, so the first Ramsar site, that is the Coover Peninsula in Australia, that is designated in 1974. Okay. उसके बाद इंडिया का फर्स्ट रामसर साइट कहाँ है, चिल्का लेक इन उड़ीसा और केओलादेव नेशनल पार्क. सो दिस टू थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर अबाउट इट. केओलादेव नेशनल पार्क राजस्थान. तो ये आप दो चीजें हैं इंडिया का फर्स्ट. सो दिस ऑल नॉट आर करेंट न्यूज,
but yeah, that can be asked in the examination. ठीक है, largest Ramsar site Rio Negro in Brazil, and then the largest Ramsar site in India is सुंदरबन, जिसके बारे में मैं बात किया था, जिसमें ऑलमोस्ट 60% जितने भी वेटलैंड है वो एरिया यही कवर करता है. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट topic for you all. Please write it down. Let's move on to the next part. Next part, the Ramsar sites in India. So as of now, at present, the total number of Ramsar site, the date you can note it. तो आज के डेट में आपको टोटल रामसर साइट 85 है. How much? It will be 85. And the maximum in Tamil Nadu. So maximum in Tamil Nadu. So total 85 number, which is updated data. Now let's divide everything as per the states. So 2024 में आंध्रा आप लिस्ट देख सकते हो. I will not go beyond it. बिहार का आप याद कर लीजिए क्योंकि कुछ रिसेंटली इसमें ऐड हुए हैं. So that will be a 3 number. गोवा 1, गुजरात, हरियाणा 4 and 2. Then we'll move on to the other states. हिमाचल प्रदेश 3, 5, केरला 2, लद्दाख, मध्य प्रदेश अगेन फेमस. ठीक है, यहाँ पर काफी चेंजेस देखी जाती हैं. मणिपुर, मिजोरम, महाराष्ट्र, एंड देन फाइनली मूव ऑन टू दीज स्टेट्स. अगेन यू कैन सी इन तमिलनाडु द मैक्सिमम नंबर इज 18. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा गाइस. प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. आई विल जस्ट मार्क इट फॉर यू. सो यू कैन सी द 18 नंबर एंड द सेकेंड लार्जेस्ट यू कैन सी इन उत्तर प्रदेश. सो दीज टू हैविंग अ, अब इनका कारण भी है कोस्टल रीजन और रिवर होने के कारण. तो इनके कारण यहाँ पर अधिकतर क्या देखे जाते हैं? वेटलैंड्स देखे जाते हैं, रामसर साइट्स देखे जाते हैं. नाउ द टोटल इज 85 इन काउंट. तो आज के डेट में टोटल कितना हो गया? 85. डोंट फॉरगेट द नंबर. इफ देयर इज एनी अपडेट प्लीज अपडेट योर डेटा इन योर कॉपी. बट टिल नाउ I have shown you the updated data. Let's move on to the newly generated or newly selected Ramsar sites. Let's quickly move on to that. Now in 2024, so I just move on to the last 5. This 3 is recently launched. So सबसे पहले नागी बर्ड सेंचुरी, that is in Bihar. As that's why I told you how much in Bihar, that is updated. So that's why you must know कि बिहार में कितने रामसर साइट्स हैं. सो बिहार में 2 नाम याद रखेंगे, दोनों एन से है. नकटी नागी, नकटी नागी दोनों बिहार में हैं और दोनों बर्ड सेंचुरी जिसको रामसर साइट्स घोषित किया गया है. देन नंजरायन बर्ड सेंचुरी, दैट इज तमिलनाडु. काजू वैली बर्ड सेंचुरी अगेन तमिलनाडु. एंड मध्य प्रदेश तावा रिजर्वायर. सो तवा या तावा रिजर्वायर. सो आप ये नाम याद रखिए कि दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. इसलिए मैंने मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार पर ज्यादा फोकस किया था ताकि आप इसको याद कर सकते. तो अगेन प्लीज गो अहेड विद दिस 5 लेटेस्ट वन. न्यूज में अभी जो लेटेस्ट आया दैट विल बी 83, 84, 85 एंड द लास्ट 5 अगेन फ्रॉम 2024. नागी नकटी को आप नहीं भूलेंगे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. देन नंजारायन बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, काजू वैली बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु एंड तवा रिजर्वायर इन मध्य प्रदेश. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड द बेसिक topic, very small topic I have taken. It's a very short video. Please watch it from the beginning, and if you want to take this advantage of taking the current affair class, move to the SSLV. That link is shown in the description box. तो SSLV की current news with important launches from the ISRO is already there. Okay, so that is a very important now. So let's move into that at the end. I hope it is clear to everyone. So today's topic, what are the things you have to study? Number 1, कब लॉन्च हुआ, कब साइन हुआ, कब से इस पे लागू किया गया है, कौन सा पहला है, कौन सा लार्जेस्ट है, कौन न्यूली एडेड है, टोटल कितने हैं. सो दीज ऑल पॉइंट्स यू मेक द पॉइंटर्स, द होल क्लास ओवरव्यू विल बी finalized. Okay, so till then I hope you all understood this topic. So again we'll meet with the new topic, new current affair topic. Till then, thank you very much. Take care. Bye bye.